प्रिय विद्यार्थियों, कल मैंने आप लोगों को आयकर विषय के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातों की जानकारी आप लोगों को बताई थी। विशेषकर आयकर एक प्रत्यक्ष कर होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इम्पोज किया जाता है। इसके अलावा आयकर लगाने का आधार और विधि मैंने आपको बताई थी। आधार यह होता है कि एक करदाता की गत वर्ष की कुल आय पर कर निर्धारण वर्ष में आयकर देना होता है। यदि उसकी टोटल इनकम 2,50,000 रुपये अर्थात न्यूनतम कर योग्य सीमा से अधिक हो तो उसको टैक्स देना पड़ता है। और कुल आय का निर्धारण निवास स्थान के आधार पर 5 शीर्षकों में वर्गीकृत कर किया जाता है। ये 5 शीर्षक होते हैं: इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस गेन, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसकी प्रोसीजर होती है कि सर्वप्रथम हर विधि के अंतर्गत, हर शीर्षक के अंतर्गत जो टैक्सेबल इनकम होती है उसको जोड़ देना है, एग्जेम्प्टेड को छोड़ देना है, डिडक्शन माइनस करेंगे। सभी इनकम का टोटल जो आता है ग्रास टोटल इनकम। ग्रास टोटल इनकम में कटौतियाँ घटाने के बाद जो आपका शेष बचता है उसको हम टोटल इनकम कहते हैं। ये टोटल इनकम यदि 2.5 लाख से एक्सीड होती है तो टैक्स के रेट्स मैंने आप लोगों को इसके अंदर बताए थे। आज मैं कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के संबंध में आपको बताने जा रहा हूं, जो कि मैंने PDF फाइल में भी आपको आज इसके अंदर भेजा है। आप PDF फाइल का प्रिंट आउट निकालकर अपने पास रखें। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मैंने मटेरियल भेजने का इसके अंतर्गत प्रयास किया है। इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन में जैसे इनकम किसके कहें, अपन आय किसको कहें, तो आप ध्यान देंगे आयकर अधिनियम में आय शब्द की कोई परिभाषा नहीं बताई गई है। इतना बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है लेकिन आय शब्द की परिभाषा नहीं बताई, केवल इतना बताया कि आय में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं। जैसे आपका लाभ है, लाभांश है, स्वैच्छिक चंदा यदि चैरिटेबल ट्रस्ट को मिलता है, अनुलाभों का मूल्य जो होता है वेतन के अंदर आगे चल के पढ़ेंगे, मतलब आपका प्रॉफिट इन ड्यू ऑफ सैलरी होती है, कैपिटल गेन है, कैजुअल इनकम है, इनको आय की परिभाषा के अंदर हम शामिल करते हैं। उसके बाद आपका देखेंगे वास्तव में आय का आशय क्या होता है। आय का आशय यह होता है कि जिसकी प्राप्ति का कोई निश्चित साधन होना चाहिए, और ये निश्चित साधन जो होते हैं जो पहले बताया मैंने आपको, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्स की इनकम। यदि आय का कोई साधन निश्चित नहीं है तो वो आय नहीं कहलाएगी। जैसे रास्ते में कोई व्यक्ति जा रहा है और रास्ते में पड़ा हुआ बटुआ जो है उसको मिल जाए जिसमें 2,000 रुपये की प्राप्ति होती है। चूँकि 2,000 रुपये प्राप्ति का कोई साधन निश्चित नहीं है, अतः यह आय नहीं कहलाएगी, उसको आय की परिभाषा के अंदर शामिल नहीं करेंगे। दूसरा शब्द आता है ग्रास टोटल इनकम। सकल कुल आय किसको कहें, ये पहले भी बता चुका हूँ। जो 5 प्रकार के हेडिंग्स हैं, वेतन से आय, मकान संपत्ति से आय, व्यापार पेशे के लाभ, पूंजी लाभ, अन्य साधनों से आय, इन सभी का टोटल जो है वो ग्रास टोटल इनकम कहलाता है। इसके अतिरिक्त टोटल इनकम हम किसको कहें, टोटल इनकम में सभी 5 प्रकार की इनकम का टोटल जो GTI आता है उसमें से 80C से लेकर 80U तक जो मैंने बताया था 4th यूनिट में अलग से चैप्टर है, उसको हम घटा देंगे तो जो बचेगा वो इसका कहलाएगा मतलब आपका टोटल इनकम। और यही टोटल इनकम जब 2.5 लाख रुपए से ऊपर होती है तो उसके ऊपर हमको टैक्स पे करना पड़ता है। क्लियर। अब इसमें ध्यान देंगे आगे जो शब्द आता है मतलब आपका इसके अंतर्गत वो आता है, एक शब्द है आपका कैजुअल इनकम किसे कहा जाए। कैजुअल इनकम आकस्मिक आय, तो ऐसी प्राप्तियां जो संयोगवश और बिना आशा के प्राप्त हो जाती हैं और बार बार प्राप्त होने वाली प्रकृति की नहीं होती, उन्हें हम कैजुअल इनकम कहते हैं। यानी दोज रिसीव्स विच इज नेचर एंड कैजुअल और नॉन रिकरिंग, बार बार होने वाली प्रकृति की नहीं होती। जैसे लॉटरी का आपने इनाम जीता, हार्स रेस में आपने कुछ पैसा जीत लिया, हमने गैम्बलिंग की मतलब आपको जुआ खेला, जुआ में किसी जीत या शर्त से हमने कोई बाजी जीत ली, ये कहलाएगी कैजुअल इनकम। परंतु कुछ इनकम ऐसी होती हैं जो बार बार होने वाली प्रकृति की होती हैं। जैसे होटल के बहरे को हमने क्या किया, टिप्स दे दिया, ये बार बार होने वाली प्रकृति की है। किसी टैक्सी ड्राइवर को हमने क्या किया, टिप दिया, तो
तो ये क्या है, मतलब बार बार होने वाली प्रकृति की है, इसलिए कैजुअल इनकम इसके अंतर्गत नहीं कहलाएगी। क्लियर? कैजुअल इनकम के संबंध में कुछ जो अन्य प्रोविजंस हैं, इसमें पहला आपका ध्यान देंगे, अदर प्रोविजंस, अन्य प्रावधान खर्चे कटौती योग्य नहीं होते। जो भी कैजुअल इनकम हम कमाएंगे, जैसे लॉटरी का इनाम मैंने 2 लाख रुपए का जीता, लेकिन लॉटरी का टिकट मैंने 25,000 रुपये का खरीदा था, तो 2 लाख रुपए में से 25,000 को माइनस नहीं करेंगे, इसकी हमको कोई छूट नहीं मिलेगी। एक्सपेंसेस आर नॉट डिडक्टिबल इन कैजुअल इनकम फ्रॉम कैजुअल इनकम। दूसरी चीज़, यदि कैजुअल इनकम के अंतर्गत जैसे जुए से हमको हानि हो गई, किसी प्रकार का लॉस हो गया, तो ये लॉस जो है सेटअप के लिए परमिट नहीं होता, हम किसी दूसरे इनकम में उसको माइनस नहीं कर सकते, यानी हानियों की पूर्ति संभव नहीं है। ऐसा संभव नहीं है कि एक खेल में मैंने जीता, दूसरे खेल में हार गया, उसकी हम भरपाई कर लें, ऐसा संभव नहीं होता है। कैजुअल इनकम के ऊपर उद्गम स्थान पर कर की कटौती की जाती है, यानी जहाँ पर कमाओ वहीं पर टैक्स पे करो। आपका देखते हैं खेल वगैरह चलते हैं, आपका कौन बनेगा करोड़पति, और व्यक्ति के खाते में इतना पैसा ट्रांसफ़र हो गया, तो पूरा पैसा ट्रांसफ़र नहीं होता है, उसमें 30% जो है की दर से टैक्स की कटौती इसके अंदर की जाती है। ये कहलाता है TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। क्लियर? कैजुअल इनकम के बारे में इतनी सारी बातें हैं। एक पर्सन होता है, व्यक्ति जो है किसी को कहा जाए, तो व्यक्ति में एक इंडिविजुअल पर्सन को भी शामिल करते हैं, कोई HUF है, हिंदू अविभाजित परिवार, कोई कंपनी, कोई आपका फर्म है, व्यक्तियों का कोई संघ है, लोकल अथॉरिटी, नगर निगम, जैसे दुर्ग नगर निगम, BMC, मुंबई महापालिका निगम, ये लोकल अथॉरिटी कहलाती हैं। पोर्ट ट्रस्ट है किसी प्रकार का लोकल अथॉरिटी, ये भी इसके अंतर्गत पर्सन के अंदर शामिल होती है। और उसी प्रकार से कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति जो रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, व्यक्ति की परिभाषा में शामिल करते हैं। अब एक शब्द आता है SAC, किसको कहा जाए, तो SAC वह होता है जो कर चुकाने के लिए उत्तरदायी हो, जिसके ऊपर कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी हो, कर के संबंध में कोई वापसी उसके संबंध में होनी हो। ये सब आपका SAC की परिभाषा बहुत अच्छे ढंग से आपका किताब में भी दी हुई है, मैंने भी आपको जो स्टडी मटेरियल भेजा है उसके अंतर्गत भी आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। अब एक शब्द आता है इसमें, SAC में 2 महत्वपूर्ण बातें आती हैं। एक को कहते हैं डीम्ड SAC, माना हुआ करदाता किसको कहा जाए, तो ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर किसी दूसरे व्यक्ति का टैक्स पटाने की जवाबदारी होती है, ये कहलाता है आपका डीम्ड SAC। जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो उसके पश्चात उसका जो उत्तराधिकारी रहेगा, जो सक्सेसर रहेगा, वो जब आपका टैक्स पे करेगा तो कहलाएगा डीम्ड SAC। एक होता है SAC इन डिफ़ॉल्ट, कभी कभी एक व्यक्ति के टैक्स काटने की जवाबदारी किसी दूसरे की होती है, जैसे संस्था का जो प्रमुख होता है, जैसे महाविद्यालय है, महाविद्यालय में जितने कर्मचारी काम करते हैं, उनकी यदि टैक्सेबल अमाउंट जो रहती है 2.5 लाख रुपए से ऊपर है, तो टैक्स काटने की जवाबदारी वहाँ के प्रमुख यानी प्रिंसिपल की होगी। अब यदि वो टैक्स की कटौती नहीं करता समय पर, या टैक्स की कटौती कर ली और समय पर उसको जमा नहीं किया, तो ऐसी परिस्थिति में वो डिफ़ॉल्ट इन SAC इन डिफ़ॉल्ट कहलाएगा, चूक में करदाता है। अब वो टैक्स उसको अपने पॉकेट से इसके अंदर पे करना पड़ेगा। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैंने आपको बताई इसके अंतर्गत। कर निर्धारण वर्ष एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द होता है, क्योंकि इसी पर पूरा हमारा इनकम टैक्स डिपेंड होता है। कर निर्धारण वर्ष का आशय 12 महीने की वह अवधि होती है जो प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को प्रारंभ होकर 31 मार्च को समाप्त होती है। कहने का तात्पर्य, अभी जितना भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 को जो अवधि समाप्त होगी, असेसमेंट ईयर कहलाएगा। एक शब्द होता है प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर भी कहते हैं, अकाउंटिंग ईयर भी इसको कहा जाता है। हिंदी में आपका हिसाबी वर्ष या गत वर्ष इसको कहा जाएगा। गत वर्ष वह वर्ष होता है जो कर निर्धारण वर्ष के ठीक पूर्व समाप्त होता है, 12 महीने की अवधि। जैसे 1 अप्रैल 19 से स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 2020 को ख़त्म हुआ। अभी जितने भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये हमारा गत वर्ष कहलाएगा। और जिस गत वर्ष यानी एक वर्ष में हम आय कमाते हैं उसको कहते हैं गत वर्ष, लेकिन उसके ऊपर टैक्स जो है वो हमको दूसरे वर्ष में भरना पड़ता है, तो वो कहलाता है आपका कर निर्धारण वर्ष। अब गत वर्ष 12 महीने का तो होता है, लेकिन नए व्यवसायों के संबंध में जो न्यू बिजनेस होते हैं उनके बारे में
गत वर्ष की अवधि जो रहती है 12 महीने से छोटी हो सकती है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई अपना नया व्यवसाय 15 अगस्त 2019 को शुरू किया, तो पहला गत वर्ष मेरा 31 मार्च 2020 को समाप्त माना जाएगा। यदि मेरी नौकरी कहीं पर प्रारंभ हुई 1 फरवरी 2020 को, तो पहला गत वर्ष केवल 2 महीने का होगा, फरवरी और मार्च 20 का जो रहेगा। पहला गत वर्ष 2 महीने का, और उसके आगे फिर 12 महीने की अवधि शुरू हो जाएगी। ये आपका नए बिजनेस के बारे में इसके अंतर्गत हो गया। अब अपन ध्यान देंगे इसके अंतर्गत, सामान्यतः एक वर्ष में कमाते हैं और दूसरे वर्ष में टैक्स भरना पड़ता है, परंतु उसका कुछ एक्सेप्शन है। कभी कभी हम एक ही वर्ष में कमाए और उसी वर्ष में मुझे टैक्स पे करना पड़ता है। इसकी कुछ शर्तें हैं। इसमें पहला आता है मतलब आपका कि यदि कोई जो 2-3 चीज़ें, पहला अनिवासियों की समुद्री जहाज़ की आय जो रहती है, एक नॉन रेसिडेंट हम आगे चल के पढ़ेंगे रेसिडेंट वगैरह क्या होता है, उसकी अनिवासी की समुद्री जहाज़ से आय जो रहती है जिस वर्ष में कमाते हैं उसी वर्ष में टैक्स भरना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति गत वर्ष में देश छोड़कर विदेश चला जाता है, ऐसी जानकारी मतलब आयकर अधिकारी को मिलती है, तो उसको उसी वर्ष में टैक्स भरना पड़ेगा। यानी 20-21 में कमाया तो 20-21 के अंतर्गत टैक्स देना पड़ेगा। ये एक्सेप्शन कहलाएगा। नहीं तो नॉर्मली एक वर्ष में कमाओ और दूसरे वर्ष में मुझे टैक्स पे करना पड़ता है। तीसरी स्थिति ये होती है कि कभी कभी क्या करते हैं, हम अपना कर बचाने के लिए अपनी संपत्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से ट्रांसफ़र कर दिए। जैसे किसी व्यक्ति ने अपनी संपत्ति जो है 5 लाख रुपए की अपनी पत्नी के नाम ट्रांसफ़र कर दी, ताकि उसको वो टैक्स लिमिट में नहीं आती। मैं अपनी इनकम में शो करूँगा तो ज़्यादा टैक्स लगेगा। तो ऐसी स्थिति में आपका इसको कहते हैं अपन जो है कर बचाने के उद्देश्य से हमने संपत्ति को ट्रांसफ़र किया, तो ऐसी स्थिति में संपत्ति वापस हमारी मानी जाएगी और मुझे ही टैक्स पे करना पड़ेगा, यदि आयकर अधिकारी को जानकारी मिल जाती है तो। और एक होता है यदि गत वर्ष में हमने व्यवसाय को उसका बंद किया हो, तो उस परिस्थिति में भी जिस वर्ष में कमाते हैं उसी वर्ष में टैक्स पे करना पड़ता है। कभी कभी एक छोटा सा प्रश्न पूछा जाता है, ये गत वर्ष किसे कहते हैं और गत वर्ष के कौन कौन से अपवाद हैं, व्हाट इज़ इज एक्सेप्शंस जो है, व्हाट इज़ प्रीवियस ईयर एंड व्हाट इज़ इट्स एक्सेप्शंस जो है। मैं अपना मटेरियल जो है हिंदी में अंग्रेजी में दोनों आपको भेज रहा हूँ। कुछ वीडियोस आप अपना सुरक्षित रखें, इनको पढ़ते रहें। किसी भी प्रकार की यदि कोई समस्या आती है तो ये मेरा जो आपको मोबाइल नंबर है उसमें आप तुरंत इसका संपर्क करें। अगला लेक्चर फिर मैं नेक्स्ट टाइम पेश करूँगा। ये पहला चैप्टर लगभग यहाँ पर जो आपका समाप्त हो जाता है, जिसमें टैक्स के रेट भी मैंने बताए। एक टैक्स रेट में एक महत्वपूर्ण चीज़ और बता रहा हूँ, यदि मेरी इनकम 5 लाख रुपए से कम होती है तो एक धारा 87A है, उसमें 12,500 रुपये तक मुझे छूट मिल जाती है। यानी व्यक्ति यदि 5 लाख रुपए तक कमाता है तो कुल मिलाकर उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, क्योंकि मैंने बताया था 2.5 लाख पर कोई टैक्स नहीं, अगले 2.5 लाख पर 5% टैक्स लगता है। तो 2.5 लाख का 5% निकालें तो कितना हो जाएगा, 12,500। अब ये 12,500 में 87A 12,500 की छूट मिल जाएगी, तो मुझे किसी प्रकार का टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। ये पिछले मैं कल बताना भूल गया था पिछले लेक्चर में, आज मैं आपको चीज़ों को बता रहा हूँ। थैंक्स। कुछ भी तकलीफ हो तो मेरे से फ़ोन से बात करिए। इसके बाद अगला चैप्टर मैं लूँगा इसके अंतर्गत रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी, निवास नाम कर दायित्व। यदि आपने पुस्तक खरीद लिया तो पुस्तक से भी पढ़ सकते हैं। मैं नोट्स भी आप लोगों को इसके अंदर भेज रहा हूँ, उसको अच्छे ढंग से पढ़िए। किसी प्रकार की अड़चन होने पर मुझसे तत्काल जो इसका संपर्क करें। थैंक्स।